So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसमें बहुत सी नई नई चीज़ें हम लोग देखे, सोलेनॉइड के समझे, मैग्नेटिक फील्ड को समझे और भी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। आज इस चैप्टर का समापन हो रहा है, ठीक है। जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ जुड़िए। इसमें भी जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं उसे कल तुम्हारे द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अच्छे तरीके से पढ़ो जिससे सब कुछ अच्छे तरीके से कल परफॉर्म कर सको, अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं हमें पहले कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज के जो दो टॉपिक हम लोग को कवर करने हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे। पहला टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस बार हमें क्या करना है कि एक कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है, करंट मूव कर रहा है और उसके पास हम मैग्नेट लेकर के जाएंगे, उसके पास हम अपना मैग्नेट लेकर के जाएंगे, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि क्या उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक में हम इस चीज को करेंगे और दूसरे में हम समझेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब हमारे घर पर या तुम्हारे घर पर, हम सबके घर पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई जाती है, इसको सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको पहले समझ जाओ टॉपिक। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इस बार क्या होगा कि एक किसी कंडक्टर में हमारा करंट चलता रहेगा, करंट उसमें चल रहा है और उसके पास हम कोई मैग्नेट लेके जाएंगे, मैग्नेट के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर को कुछ फोर्स अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी, ये इस टॉपिक में देखने चल रहे हैं। We have learned that an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field. अभी तक की नॉलेज में हम लोगों ने ये देखा है कि अगर किसी कोई कंडक्टर है जो कि करंट कैरी किया है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हम लोग अभी तक के एग्जाम्पल से, अभी तक के प्रैक्टिकल से ये सीख चुके हैं। The field so produced exert a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor. और जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो उस कंडक्टर के विसिनिटी मतलब आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मैग्नेटिक मटेरियल हैं उन पर क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट करेगी। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर 1775-1836 suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. अब ये एंड्रे मैरी एम्पियर जी का कहना है कि जिस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और अपने आसपास के मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स एक्सर्ट करती है, उसी तरीके से जो हमारा मैग्नेट है वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट इक्वल अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। The force due to a magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity.
तो नीचे दी गई एक्टिविटी में ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे तरीके से किया गया है। टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एल्यूमिनियम रॉड ले लो ए बी जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर देखो, यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर्स सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड। सस्पेंड फ्रॉम क्या लिखा हुआ, यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर्स सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 12.12। तो 2 वायर लेना है और इस रॉड ए बी को क्या करना है, सस्पेंड कर देना है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली हमें इसे टांग देना है। ठीक बात। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड लाइज बिटवीन द 2 पोल्स with the magnetic field directed upwards। ठीक बात। तो अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट लेना है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और उसको इस तरीके से प्लेस करना है कि ये जो हमारा रॉड है वो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आए। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्यूमिनियम रॉड। और यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि नॉर्थ पोल जो रहे वो इस एल्यूमिनियम रॉड के नीचे रहे और साउथ पोल इस एल्यूमिनियम रॉड के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रहे। ठीक है। अब क्या करेंगे, कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन सीरीज विद अ बैटरी की एंड अ रिहोस्टेट। तो इन सब चीजों से हमें कनेक्ट कर देना है अपने इस एल्यूमिनियम रॉड को, वो भी सीरीज में। नाउ पास अ करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। अब बी टू एंड ए मतलब बी एंड से करंट फ्लो होकर के ए की तरफ आना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा बैटरी का बी की तरफ रहेगा। ठीक है, तभी तो बी से ए की तरफ करंट फ्लो होगा। अब इसके बाद कुछ हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे एल्यूमिनियम रॉड में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट। हमने क्या देखा कि रॉड जो है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हुई है। इसी तरीके से हम जब करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हमारा रॉड का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड होगा। ठीक है, करंट यदि अपना पाथ चेंज करेगी तो ये हमारा रॉड भी अपना पाथ चेंज कर देगा। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट इज नाउ टुवर्ड्स द राइट। व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड? तो रॉड में डिस्प्लेसमेंट क्यों आ रहा है? तो सिंपल सी मीनिंग है कि जो हमारा एक मिनट कुछ हैंग कर रहा है क्या? ओह, तो बात ऐसी है कि ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का रीजन ये है कि देखो रॉड में करंट कैरी कर रहा है, तो करंट की वजह से इस कंडक्टर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अपनी बनाएगा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो हॉर्स शू मैग्नेट है इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। पिछले संडे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखे थे कि किस तरीके से बार मैग्नेट की और हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। तो ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, एक दूसरे पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट कुछ न कुछ होगा। आगे चलते हैं। The displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminium rod when it is placed in a magnetic field। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रॉड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो एक जो एल्यूमिनियम रॉड है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी रखा हुआ है। इस वजह से जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रही हैं
इस वजह से हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. Now change the direction of field to vertically downwards by interchanging the two poles of the magnet. अब क्या कह रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, मैग्नेट है, अब उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। जो अभी हम लोग मतलब नॉर्थ पोल को नीचे रखे थे, साउथ पोल को ऊपर रखे थे, अब उसको चेंज कर दो, साउथ को ऊपर, नॉर्थ को नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदल जाएगी। ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो अब जब हमने मैग्नेट को वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड कर दिया है, तो अब चेंज हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में, तो उस पर भी कुछ हमारा इफेक्ट पड़ेगा। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो इससे भी हमारे जो भी हमारा एल्युमिनियम रॉड था उसमें जो फोर्स लग रहा था अब वो रिवर्स लगेगा। इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी दो चीज पर, फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी दो चीज पर, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा करंट पर, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। Experiments have shown that the displacement of the rod is largest or the magnitude of the force is the highest when the direction of current is at right angles to the direction of the magnetic field. कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स तब दिखाई देगा जब हमारे करंट और फील्ड और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बनता रहेगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो हमारा करंट है और जो हमारा फोर्स है जो एल्युमिनियम रॉड पे लग रहा है, इन तीनों के बीच में जब राइट एंगल रहेगा, ये सब परपेंडिकुलर एक दूसरे पर रहेंगे, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। In such a condition, we can use a simple rule to find the direction of the force on the conductor. कह रहे हैं अब हम एक सिंपल सा रूल देखेंगे जो कि फ्लेमिंग साहब ने दिया था। वो क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का ये सिंपल सा तुम्हारा फिगर होता है। ठीक है, अपनी लेफ्ट हैंड उठाओ और ये तीन उंगली, एक इंडेक्स फिंगर, एक मिडिल फिंगर और एक थम्स, इन तीनों को इस तरीके से अरेंज करो। मतलब इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का क्या होना चाहिए, एंगल बना होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो तीन तुम्हारी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थम्स, इन तीनों का अलग अलग क्या है, नाम है। जैसे तुम्हारा ये वाला है, थम्स है, ये है फोर्स। थम्स जो है ये फोर्स है, मतलब उस एल्युमिनियम रॉड पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा। ये तुम्हारी जो इंडेक्स फिंगर है ये है मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो ये जो तुम्हारी मिडिल फिंगर आई है ये है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये है करंट की डायरेक्शन। मतलब जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, जो हमारा मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर इस तरीके से हम लोगों ने अरेंजमेंट बना लिया तो ये वाला जो रहेगा, ठीक है, जो थम्स है वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। तो इसका यूज करके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम बता सकते हैं, मतलब इस तीन वेरिएबल में से दो वेरिएबल देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ बह रही है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो बताओ कि मोशन जो होगा, जो फोर्स होगा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो किधर लगेगा। तो इस फॉर्मूले को, इस रूल को यूज करके हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा।
In activity 12.7, we consider the direction of the current and that of the magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. तो वही जो ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, वही बता रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. The three direction can be illustrated through a simple rule called Fleming's left hand rule. According to this rule, stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the first finger points in the direction of magnetic field, अगर ये वाला जो तुम्हारा इंडेक्स फिंगर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को की तरफ डायरेक्ट करता है, एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और सेकेंड फिंगर मतलब मिडिल फिंगर यदि करंट की तरफ हो रहा है, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. तो वो किस पर डिपेंड करेगा? अगर हमारा इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, तो थम्स हमारा क्या करेगा? वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा कि हमारा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगा. ठीक है. डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो इस एप्लीकेशन का यूज जिसमें ये तीनों चीजें हैं, फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, करंट है, तो इन तीनों चीज का यूज करने वाली जो डिवाइसेस हैं हमारे पास वो हैं इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर जो पंखे में हमारी मोटर लगी रहती है वो इस फिनोमिना का यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करते हैं. कौन कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट और हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब एग्जांपल नंबर 12.2, एग्जांपल नंबर 12.2 में देखो क्या लिखा हुआ है. एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड. थोड़ा सा और नीचे करें. An electron enters a magnetic field at right angles to it, as shown in figure 12.14. The direction of the force acting on the electron will be. ठीक है. अब यहां पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की और करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं. ये जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो लिखा भी हुआ है, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये है हमारा क्या? करंट. ठीक है. अब अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो और बताओ ये फोर्स किधर होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है. मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? ये वाला है ना, जो तुम्हारी इंडेक्स फिंगर है. ठीक है. तो अपना भी इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाओ और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ये वाली हमारी इंडेक्स फिंगर, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दो. मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दिए और उसके बाद करंट ये वाला है हमारा, तो करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है. मतलब करंट कहां फ्लो हो रही है? नीचे की तरफ. ठीक है. करंट हमारी नीचे की तरफ फ्लो कर रही है. ठीक. तो इस तरीके से बनाओगे और करंट हमारा नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है. 1 मिनट, क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर 12.14. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी. फोर्स हमें बताना है. ठीक है. तो थोड़ा सा तुम खुद करके देखोगे. मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैग्नेटिक मतलब इंडेक्स फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है. यहां देखते हैं इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, करंट हमारा मिडिल फिंगर को. ठीक है. तो इस तरीके से अरेंज करो. ठीक है. इसको थोड़ा सा कल और अच्छे तरीके से समझ पाओगे. इस तरीके से कुछ कम क्लियर होगा. फिर भी अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो और मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कर दो और जो करंट है तुम्हारी, करंट है डाउनवर्ड्स, तो बताना है कि फोर्स
हमारा किधर लगेगा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज। ठीक है, तो इसको करके खुद देखोगे, अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाओगे। आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करोगे। और मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, मैग्नेटिज्म का मेडिसिन में क्या यूज हुआ है इसको जरा रीड कर लेना और शाम को बताना हमें कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हमारे चिकित्सा पद्धति में यूज हुआ है। अब अपना लास्ट टॉपिक आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। In our homes, we receive supply of electric power through a main supply, also called mains, either supported through overhead electric poles or by underground cables. हमारे घर में जो लाइट आती है जिससे हम लोग कई सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स चलाते हैं, तो वो या तो इलेक्ट्रिक पोल से आती है जो हमारे घर के बाहर एक लगा रहता है, बहुत ही तार फैले रहते हैं, या फिर अंडरग्राउंड केबल से हमारे घर में इलेक्ट्रिक पहुंचती है। One of the wire in this supply, usually with the red insulation cover, is called live wire. Usually देखा जाता है कि जो हमारे घर में करंट आई है वो एक उसमें से रहता है जिसको हम लोग लाइव वायर कहते हैं, और वो उसका रेड इंसुलेशन हुआ रहता है, मतलब वो रेड प्लास्टिक से ढकी रहती है, और जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। Another wire with black insulation is called neutral wire और negative. हमारे जो दूसरा वायर आता है, दो वायर रहते हैं, वो कुछ ब्लैक कलर का रहता है, ब्लैक इंसुलेशन उसमें रहता है, और उसको हम लोग न्यूट्रल वायर या फिर निगेटिव कहते हैं। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। हमारे कंट्री में यूजुअली ये जो वोल्टेज रहता है, दो एंड्स की जो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो 220 वोल्ट का रहता है। ये अलग अलग कंट्री में अलग हो सकता है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और वहाँ की किस तरीके से जलवायु है, इन्वायरमेंट है, तो इस पर डिपेंड करता है। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, अब मीटर बोर्ड पे आ जाते हैं। इन द हाउस दीज वायर पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज। वहां पर एक मेन फ्यूज लगा रहता है, इसका एक डायग्राम भी दिया हुआ है बुक में। मेन फ्यूज से अब ये वायर क्या होते हैं, पास होते हैं। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस, और ये फिर मेन स्विच से कनेक्ट हो जाते हैं हमारे घर में, घर के अंदर जो अलग अलग कमरे में तार होते हैं। These wires supply electricity to separate circuits within the house. Often to separate circuits are used one of 15 ampere current rating for appliances with higher power ratings such as geysers, air cooler, etc. The other circuit is of 5 ampere current rating for bulbs, fans, etc. तो कह रहे हैं हमारे घर में दो सेपरेट सर्किट्स बनाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं जो मतलब थोड़ा सा भारी बिजली लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कम बिजली लेते हैं, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, इनको 5 एम्पियर की करंट से ये आराम से चल सकते हैं। लेकिन जो गीजर है, एयर कूलर्स है, फ्रिज है, ये सब है, ये 15 एम्पियर की करंट मांगते हैं। तो यहाँ पर एक पावर बोर्ड लगा रहता है, बड़ा सा बोर्ड, मोटा सा बोर्ड लगा रहता है, और जो हमारा फैन बल्ब है इनके लिए पतला सा एक बोर्ड लगा रहता है। अपने घर में भी ये देखे होंगे। तो बस इसीलिए बनाया गया है क्योंकि उनकी सर्किट डिफरेंट है, एक में 15 एम्पियर की करंट आ रही है, एक में 5 एम्पियर की करंट आ रही है। द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। और कभी कभी क्या होता है कि एक अर्थ वायर भी जोड़ा जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ये हमारे मेटल प्लेट बहुत मतलब अर्थ मतलब अपने घर के पास में ही क्या करते हैं, इस अर्थ वायर को हम लोग मेटल प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज एप्लियंसेज दैट हैव अ मेटालिक बॉडी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। तो इन सब की जिन इक्विपमेंट्स की मेटालिक बॉडी होती है, जिनसे करंट क्या होता है, करंट पास हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने स्विच बोर्ड से ही एक अर्थ वायर निकाल करके उसको लेके जाते हैं और अर्थ में ही मतलब अर्थ को थोड़ा सा
खोद करके डिगिंग करके उसमें ही मेटल प्लेट डाल करके उसको डाल देते हैं कि जो भी एक्सेस करंट होगा वो अर्थ को पास हो जाएगा। और आगे, द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliances keep its potential to that of the earth and the user may not get a severe electric shock। तो इससे क्या होगा, अर्थ वायर कनेक्ट करने से कि जो भी लीकेज ऑफ करंट होगा, जो भी करंट मान लीजिए कहीं से लीक कर रहा है मेटालिक बॉडी से, तो वो सीधे सीधे अर्थ के पास चला जाएगा और हमारा जो यूजर है वो कोई मेजर शॉक उसे नहीं लगेगा। अब यहाँ पर बना हुआ है हमारा डायग्राम, तो इसमें तुम देख सकते हो कि ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर आया है, ये मेन फ्यूज में लगा है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग वो बना हुआ है। अब इधर से ये अलग अलग कमरे हैं हमारे, ये एक कमरा, ये दो कमरा, ये तीन कमरा। तो इसमें देखो पैरेलली क्या हुआ है, हमारा कनेक्ट हुआ है अलग अलग कमरे। ठीक है, ध्यान रखना हमारे घर में जो सर्किट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, वो पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन बनती है। ठीक है, पैरेलल भी होती है सर्किट और सीरीज में भी होती है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें सीरीज में दिख रहा है, लेकिन फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें पैरेलल दिख रहा है कि बीच बीच में अलग अलग कमरों को करंट दिया गया है। ठीक बात। और साथ में ये अर्थ वायर सभी कमरों में लगा दिए गए हैं कि जो भी एक्सेस करंट हो, वो जो भी अगर लीकेज हो तो वो हमारे अर्थ में आकर के खत्म हो जाए। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। Figure 12.15 gives a schematic diagram of one of the common domestic circuits. In each separate circuits, different appliances can be connected across the live and neutral wires. Each appliance has a separate switch to on off the flow of current through it. In order that each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other. ध्यान रखना हमारे जो कमरे रहते हैं उसमें सीरीज का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, पैरेलल का होता है। पैरेलल का होने से क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है वो हर कमरे में रहेगा। ये नहीं कि पहुंचते पहुंचते सीरीज में क्या होता है कि पहले जो कमरा रहेगा यदि हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो पहला कमरा जो रहेगा वहां पे तेज लाइट आएगी, वहां बल्ब ही फ्यूज हो जाएगी। जो लास्ट में हमारा पीछे वाला कमरा रहेगा वहां लाइट पहुंच नहीं पाएगी, करंट की स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मेंटेन करने के लिए कमरों को क्या करते हैं, कमरे की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम लोग किसमें ज्वाइन करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन उनका होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है हमारे डोमेस्टिक सर्किट का। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर। अब तो प्रीवियस चैप्टर हमसे पढ़े नहीं थे, तो तुम बताना कि तुमने पढ़ा क्या था फ्यूज के बारे में। A fuse in a circuit prevents damage to the appliances and the circuit due to overloading। तो फ्यूज का मेन काम रहता है कि जब ओवरलोड हो रहा है या तेज लाइट आ गई, तेज करंट फ्लो होने लगा, तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। तो फ्यूज है कंपोनेंट, वो अपने नाम के हिसाब से क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, खराब हो जाता है। और खराब होते ही पूरी की पूरी जो घर की इलेक्ट्रिसिटी है वो ब्रेक हो जाती है, मतलब अंदर की अब करंट नहीं आ रहा है, जो एप्लायंस हैं वो सुरक्षित हैं। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं कि हमारा न्यूट्रल वायर मतलब निगेटिव और पॉजिटिव जब एक दूसरे से जुड़ जाएं तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओवरलोडिंग होने लगती है। This occurs when the insulation of wires is damaged or there is a fault in the appliance। ठीक है, इसीलिए इंसुलेशन बहुत ही जरूरी है। हमारे घर में जो तार लगे रहते हैं उसमें इंसुलेशन होता है, मतलब प्लास्टिक चढ़ी रहती है, तो उससे क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। In such a situation, the current in the circuit abruptly increases. This is called short circuiting। तो इससे क्या होता है, करंट की जो सर्किट है उसमें एब्रप्टली इंक्रीज आता है, बहुत ही इंक्रीमेंट होने लगता है करंट में,
करंट के अमाउंट में और इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट समझ में आया, जब हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, पॉजिटिव और निगेटिव वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ गए क्योंकि उनका इंसुलेशन खराब था। इस वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट कर जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कई घर में, कई फैक्ट्रियों में आग भी लग जाती है। The use of an electric fuse prevents the electric circuit and the appliance from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current। तो हम फ्यूज का इस्तेमाल करके बहुत हद तक ये जो डैमेज है इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। The joule heating that take place in the fuse melts it to break the electric circuit। तो हमारा जो फ्यूज है जब इस पर ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये मेल्ट होकर के ब्रेक हो जाता है, तो अंदर करंट फ्लो ही नहीं हो पाता है, तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाई कनेक्टिंग टू मेनी एप्लियंसेज टू अ सिंगल सॉकेट। तो ओवरलोडिंग तब हो सकती है जब ज़्यादा वोल्टेज वाले हम क्या करें, एप्लियंस यूज़ करने लग जाएं, या एक ही सॉकेट में कई हैवी लोड वाले हम लोग मशीनें लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मल्टी प्लग का यूज करके उसमें कई सारे प्लग हम लगा देते हैं। मल्टी प्लग जानते हो, ठीक है, कि उसमें एक साथ तुम 4-5 प्लग लगा सकते हो, और यदि हैवी मशीन के तुमने वहाँ प्लग लगा दिए तो वो क्या होगा, जो तार है उससे फिर नहीं हो पाएगा, वो पतला तार होता है, ठीक है, तो वो उतना वोल्टेज क्या करे, कैरी नहीं कर पाएगा, तो फिर इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस तरीके से अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। इंटेक्स क्वेश्चन अब तुम्हारे हवाले रहेंगे, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन बीच में आए हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो हमने आज 2 टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये तुम्हारा है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, और जो थम्स है तुम्हारा वो है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से बनाना, ठीक है, और जिस तरीके से तुम्हारा ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो क्वेश्चन में अप्लाई कर देना उसकी डायरेक्शन वगैरह, तो तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक। तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होती है तो शाम को जरूर पूछो। बीच में जो इंटेक्स क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेना, मैथ्स के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसे भी कर लेना। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।